वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा दिया। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका, अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है, हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पूरी यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 नकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बाज़ रहनुमाओं को दिया गया है। ये भी कहा कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिये पर तशवीश का इज़हार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, गिरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देर पा अमन के क़याम के आज़म का अदा किया। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाक़ाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। हालांकि आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। बहाव 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई हफ्तों बाद दरिया सतलज में भी पानी का जोर टूट गया। गंडा सिंहवाला और हेड सलमानकी पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सिर्फ हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब रह गया। यहाँ भी पानी की सतह कम हो रही है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ज़िला पाकपतन की दरियाई बेल्ट में 77 देहात ज़ेर आब। पाकपतन में दरिया सतलज के सैलाब के बायस ज़मीनी कटाव। चक बाकर के मकीन माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। गाँव को दरिया बुर्द होने से बचाने के लिए पत्थर और मिट्टी डालकर बहाव रोकने की कोशिशें। IMF का वफद से कराची में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। IMF जायजे से पहले इसकी 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद हो गया।
نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF جائزے میں پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو شامل کیا جائے۔ پاکستان IMF پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے سیلاب نقصانات کے سروے کے لیے پاک فوج کی مدد مانگ لی۔ وفاق نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب کے 27 اضلاع میں سیلاب نقصانات کے سروے کے لیے فوج کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ سروے میں جانی اور مالی نقصان، فصلوں، مویشیوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا تعین کیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت اور عالمی امن و سلامتی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر انوراکمارا ڈسنائکے سے بھی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلیوڈ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے پر فخر ہے۔ امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن رہے۔ 80 سال میں اقوام متحدہ اپنے اصل مقاصد سے دور ہو گئی۔ امریکہ ایسا اقوام متحدہ دیکھنا چاہتا ہے جو زیادہ منظم اور مؤثر ہو۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بھارتی مقبوضہ لداخ کے عوام بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مودی سرکار نے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں۔ 4 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ لداخ کے مرکزی شہر لیہ میں مظاہرین مودی کے وعدے پورے نہ ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مودی سرکار نے 2019 میں بھارتی آئین میں غیر قانونی ترمیم کر کے لداخ کو مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ کر دیا تھا۔ مظاہرین کا احتجاجی مظاہرہ جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ 13 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دسمبر 2023 میں درابن خودکش دھماکے کی سہولت کاری میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیائی خان میں 13 دہشت گرد ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورننس ان کامران ٹسوری کا ڈیائی خان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں میں کمی کے لیے قرض کے حصول کے معاہدے ہو گئے۔ 18 کمرشل بینکوں سے قرض حاصل کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ان بینکوں سے 1225 ارب روپے قرض حاصل کیا جائے گا۔ معاہدوں پر بینکوں اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے حکام نے دستخط کیے۔ معاہدوں کے تحت بینکوں سے یہ قرضے 6 سال کی مدت کے لیے لیے گئے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دے دی۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیاں 30 جون 2026 تک درآمد کی جا سکیں گی۔ 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوگی، جو اگلے سال سے سالانہ 10% کم کی جائے گی۔ مالی سال 2029-30 تک درآمدی ڈیوٹی بتدریج ختم کر دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گھر، فلیٹ، پلاٹ کی خریداری اور تعمیر کے لیے میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم شروع کی ہے۔ پہلی بار گھر خریدنے والے 20 سے 35 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکیں گے۔ 20 لاکھ کا قرض 5% اور 35 لاکھ کا قرض 8% شرح سود پر دیا جائے گا۔ قرض کی کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہوگی۔ قرض 20 سال میں واپس لوٹانا ہوگا۔ تمام روایتی اور اسلامی بینک، مائکرو فائنینسنگ بینک اور HBFC یہ قرض فراہم کریں گے۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی واضح برتری۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کراچی کی 5 میں سے 4 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں، 1 پر جماعت اسلامی کامیاب۔ سندھ کے 11 اضلاع میں چیئرمین، وائس چیئرمین کی 23 نشستوں میں سے 17 نشستوں پر بھی PP کامیاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد۔ کہا بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی عوام کی واحد چوائس بن گئی ہے۔
अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जिरह बाकी रह गई। समाअत आज फिर होगी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI को वज़ीर आज़म की मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान वाली ऑफ़र पर बात करने की पेशकश कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पेशकश फौरी तौर पर ठुकरा दी। इलेक्शन कवानीन की मजबूती के लिए दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी जमातों की बातचीत पर इत्तफाक। आज कोयटा पेशावर आने और जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक दश्त में पटरी से उतरने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। रेलवे पुल और ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, जो आज मुकम्मल होगा। मंगल की शब दश्त में धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। कराची के इलाके न्यू कराची में पार्क में खुद को आग लगाने वाली खातून अस्पताल में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक खातून शौहर से झगड़े के बाद नंद के घर आई हुई थी। की कमी नहीं है। मसला तब बना है जब पंजाब गवर्नमेंट ने सूबों के दरमियान जो आटे और गंदम की तरसील उस पर पाबंदी लगाई है। अगस्त के 28 को इन्होंने पाबंदी लगाई, उसके बाद मुल्क भर में अब गंदम और आटे के रेट्स ऊपर गए हैं। बलूचिस्तान में आटे की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने रवां साल गंदम की खरीदारी नहीं की और पुराना स्टॉक भी फरोख्त कर दिया। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपये तक पहुँच गई, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कराची में पोर्ट कासिम से मुल्तान जाने वाली पार्को लाइन से तेल चोरी की कोशिश। एक प्लॉट में 6 फुट गहरी सुरंग में पाइपलाइन के साथ प्रेशर वॉल लगाए गए थे। मुकदमा दर्ज। प्लॉट मालिक और दीगर नामजद। लियाकतपुर शेदानी में नामालूम अफराद ने लड़की और लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने तेज धार आले से दोनों को कत्ल किया और फरार हो गए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जियो न्यूज़ को बताया कि विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर अगले इजलास में दोबारा गौर करेंगे। FBR ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था। अल्लामा रागिब नईमी ने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स इजलास का आखिरी एजेंडा आइटम था। कौंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे, इसलिए नोटिस लेने वाले अमले ने समझा कि विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया है। इजलास में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा, इंसानी दूध जखीरा करने वाले इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए पहले लाजमी कानून साजी की जाए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा कि 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बरकरार रहेगी। 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक्शन कमेटी की ज़िद और गैर लचकदार रवैया मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बना। मुज़ाकरात के दौरान एक्शन कमेटी के मुतालबात बदलते रहे। हर मुआहदे के बाद एक्शन कमेटी नई शराइत सामने ले आई। ताजिरों के लिए बिजली पर मजीद सब्सिडी और जजेस की पेंशन ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया। बाद में एक्शन कमेटी की जानिब से बातचीत ख़त्म कर दी गई। यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हूसियों के हमले में 22 इसराइली जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवाज़ करते हुए शहर इलात में धमाके के साथ गिरा। दुबई से इसराइल आने वाली परवाज़ की रियाद में हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमाराती एयरलाइन की परवाज़ दुबई से तल अवीव जा रही थी। यमन से ड्रोन हमले के पेश नज़र तैयारे की रियाद में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परवाज़ पर मौजूद तमाम मुसाफिर इसराइली शहरी हैं।
عالمی منظرنامے میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتے ہی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید شدت آ گئی. عمارتوں، اسکولوں، خیموں پر اسرائیلی فوج کی شدید بمباری، مزید 84 فلسطینی شہید. اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکہ روانگی سے پہلے یرغمالیوں کے اہل خانہ کا احتجاج. تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ پر جمع ہو کر جنگ بندی کا مطالبہ کیا. قطر اور سعودی عرب کا شام کے لیے UNDP کے ساتھ 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز امداد کا اعلان. فنڈز کا مقصد شام میں بنیادی عوامی خدمات کا تسلسل یقینی بنانا ہے. قطر اور سعودی فنڈز کے ذریعے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں گی. مئی میں بھی قطر اور سعودی عرب نے شام کے سرکاری ملازمین کے لیے مالی تعاون کیا تھا. اپریل میں دونوں ممالک نے شام کے 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز ورلڈ بینک کے واجبات ادا کیے تھے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ شام سے سیکیورٹی ڈیل میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی معاہدہ طے نہیں پایا. نتائج اسرائیلی مفادات سے مشروط ہیں. اسرائیلی شرائط میں جنوب مغربی شام کو فوج سے پاک کرنا اور دروز کا تحفظ شامل ہے. امریکی شہر ڈیلس میں وفاقی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ دفتر آئس میں فائرنگ، 1 قیدی ہلاک، 2 زخمی. حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی. FBI حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور سے برآمد ہوئی گولیوں پر اینٹی آئس لکھا تھا. حملہ آور نے نزدیکی عمارت کی چھت سے فائرنگ کی. FBI اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مشترکہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا. UN جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر برقی CD، ٹیلی پرامپٹر اور ساؤنڈ سسٹم کی خرابی کا معاملہ. امریکی صدر کا UN سیکرٹری جنرل کو خط. تحقیقات کا مطالبہ. کہا یہ اتفاق نہیں بلکہ منصوبہ بندی ہے.